हमारी कहानी कैलिफोर्निया के लोन क्रो नामक एक छोटे शांत कस्बे से शुरू होती है। एक सामान्य से दिखने वाले दिन कुछ कस्बेवासी नदी के किनारे शांतिपूर्ण पिकनिक के लिए निकले। सब कुछ शांत था, तभी उनकी नजर किनारे पर बहती हुई एक परित्यक्त नाव पर पड़ी। उत्सुकतावश उन्होंने नाव के अंदर देखने का फैसला किया, लेकिन अंदर जो मिला उससे वे पूरी तरह से चौंक गए। वहाँ एक बुरी तरह से सड़ा हुआ शव था, इतना क्षत विक्षत की मानो पिघला हुआ हो। भयभीत होकर उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया। जल्द ही हमारी मुलाकात मुख्य पात्र स्थानीय पुलिस प्रमुख जॉन हॉकिंस से होती है। हॉकिंस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचते हैं। फोरेंसिक अधिकारी कॉनी पहले से ही वहां मौजूद थी और उन्होंने हॉकिंस को बताया कि शव बेहद भयावह स्थिति में है। शव में हड्डियां बिल्कुल नहीं बची थीं, केवल मांस ही बचा था, मानो हड्डियां पूरी तरह से निकाल दी गई हों, जो लगभग असंभव है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जेकब रेडग्रेव, जो कोरोनर के रूप में काम करते हैं, शव की जांच करते हैं, जबकि हॉकिंस पास ही मौजूद रहते हैं। जेकब बताते हैं कि ऐसा लगता है कि किसी ने सभी हड्डियों को बहुत ही सावधानी से निकाल दिया है, लेकिन ये कल्पना करना मुश्किल है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्हें शव के अंदर एक अजीब कीड़ा, एक ततैया भी मिलता है, जिसे जेकब एक जार में सुरक्षित रख लेता है। हॉकिंस कॉनी से कहता है कि वह इसे संभाल कर रखे। ये सुरक्षित है क्योंकि इससे मौत के कारण के बारे में सुराग मिल सकते हैं। बाद में कॉनी को पीड़ित की पहचान पता चलती है। उसका नाम डॉक्टर कोल पार्सन्स है, जो एक वैज्ञानिक था और पिछले साल क्रो को उधार देने आया था। नाव में उसका बटुआ और कुछ निजी सामान मिलते हैं। वह पहले एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था, लेकिन उसने सब कुछ छोड़कर जंगल में झील के किनारे एक सुनसान घर में रहना शुरू कर दिया था। कॉनी को कुछ संपत्ति दस्तावेज भी मिलते हैं जो उसके वहां रहने की पुष्टि करते हैं। अब हॉकिंस को एक सुराग मिल गया है। वह जंगल में पार्सन्स की झोपड़ी में जाकर अपनी जांच शुरू करने का फैसला करता है। इससे पहले हॉकिंस की मुलाकात में एक फुलब्राइट से हुई, जो पहले पुलिस के साथ जंगल गाइड के रूप में काम करती थी और हॉकिंस की पूर्व प्रेमिका भी थी। उनका रिश्ता इसलिए टूट गया क्योंकि हॉकिंस लोन क्रो छोड़कर शहर में बसने की योजना बना रहा था, जो मेग नहीं चाहती थी। मेग प्रकृति के करीब रहना पसंद करती थी और नहीं चाहती थी कि हॉकिंस भी उसे छोड़े। इसी मतभेद ने आखिरकार उन्हें अलग कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि मेग जेकब की भी पूर्व प्रेमिका थी, जिससे कहानी में व्यक्तिगत तनाव की एक और परत जुड़ जाती है। हॉकिंस मेग से मिलता है और उसे कोल पार्सन की मृत्यु की खबर देता है। मेग को एक साल पहले पार्सन की याद आती है जब उसने कुछ सामान लाने में उसकी मदद की थी। वह जानती थी कि वह जंगल में कुछ वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा था, लेकिन उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी। हॉकिंस उसे इस खतरनाक यात्रा पर अपने साथ चलने के लिए कहता है और मेग मान जाती है। हॉकिंस जेकब को भी सूचित करता है। दोनों उसके साथ जाने के लिए सहमत हो जाते हैं। रवाना होने से पहले हॉकिंस और जानकारी जुटाने की कोशिश करता है और एक और परेशान करने वाली बात का पता चलता है कि कोल पार्सन की एक छोटी बेटी थी जो 1 साल पहले लापता हो गई थी और कभी नहीं मिली। अगले दिन हॉकिंस, मेग और जेकब अपना सामान इकट्ठा करते हैं और जंगल में गहराई तक चले जाते हैं। यात्रा के एक हिस्से में उन्हें पैदल चलना पड़ता है। वे नाव से उस एकांत केबिन तक पहुंचने के लिए निकले। रास्ते में कॉनी ने हॉकिंस को फोन किया और बताया कि पार्सन के शरीर में मिली ततैया कल तक मरी हुई थी, लेकिन अब जिंदा हो गई है। कॉनी ने पूछा कि क्या उसे प्रयोगशाला में भेजना चाहिए, लेकिन हॉकिंस ने उसे उनके लौटने तक इंतजार करने को कहा। कॉनी ने यह भी बताया कि जब कोल पार्सन की बेटी लापता हुई थी तो उनकी पत्नी लिंडा मानसिक रूप से टूट गई थी और उन्हें 3 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। उन्होंने तो बेटी के लापता होने के लिए कोल को ही दोषी ठहराया था। शाम होते होते हॉकिंस, मेग और जेकब आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गए, झील के किनारे बने उस पुराने केबिन में जहां डॉक्टर कोल पार्सन रहते थे। लेकिन झील के किनारे बने उस आरामदायक ठिकाने के बजाय केबिन अब वीरान और डरावना लग रहा था, मानो किसी भूतिया घर में रहता हो। मेग हैरान और दुखी थी क्योंकि 1 साल पहले जब वह आई थी तब वह जगह खूबसूरत और मेहमाननवाज थी। हॉकिंस ने मेग और जेकब को बाहर इंतजार करने को कहा, जबकि वह सावधानी से अकेले अंदर चले गए। पहले तो उन्होंने आवाज लगाई, इस उम्मीद में कि शायद कोई अंदर हो, लेकिन वहां पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई थी। फर्नीचर उल्टा पड़ा था, चीजें इधर उधर बिखरी हुई थी और यह स्पष्ट है कि यहाँ कोई भी लंबे समय तक नहीं रुका है। खोजबीन करते हुए हमें कुछ अजीब और परेशान करने वाली बातें दिखाई देती हैं, जैसे ऊपर की छत का असामान्य रूप से हिलना, जो किसी भयावह घटना का संकेत देता है। हॉकिंस को एक कमरा मिलता है जिसका दरवाजा कसकर बंद है। वह उसे जबरदस्ती खोलने का फैसला नहीं करता और मेग और जेकब को अंदर लाने के लिए वापस बाहर चला जाता है। चूंकि काफी रात हो चुकी है और वे जंगल के अंदरूनी हिस्से में हैं, इसलिए वे असहज माहौल के बावजूद रात भर केबिन में ही रुकने का फैसला करते हैं। खोजबीन करते समय उन्हें घर में अजीब आवाजें गूंजती सुनाई देती हैं। हॉकिंस उन्हें दिलासा देने की कोशिश करता है और कहता है कि शायद ये चूहे या रैकून होंगे, लेकिन तनाव बढ़ता ही जाता है। अचानक केबिन की बत्तियां अपने आप जल उठती हैं।
जिससे जगह और भी डरावनी लगने लगती है। उन्हें तहखाने का दरवाजा मिलता है और वे जांच पड़ताल करने का फैसला करते हैं। नीचे उन्हें एक बड़ा बिजली का स्रोत मिलता है, एक अजीब मशीन जो एक बड़े औद्योगिक चार्जर जैसी दिखती है। हालांकि वे इसके उद्देश्य को पूरी तरह से नहीं समझ पाते, लेकिन ये शक्तिशाली और खतरनाक प्रतीत होती है। ये कोल के प्रयोगों से जुड़ी एक रहस्यमय मशीन के बारे में पहले मिले संकेतों से मेल खाता है। रसोई के कैबिनेट की जांच करते समय उन्हें ऊपर की ओर जाते हुए मोटे तार दिखाई देते हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि यहाँ कोई मशीन है, शायद अटारी में कुछ छिपा हो। हॉकिंस को जो कमरा पहले बंद मिला था वह अब रहस्यमय तरीके से खुला है। वह अपने दोस्तों को बताता है और तीनों अंदर जाकर जांच करते हैं। उन्हें दीवारें अजीबोगरीब चित्रों और तांत्रिक प्रतीकों से ढकी हुई मिलती हैं, जिनमें वैज्ञानिक नोट्स और अजीबोगरीब वस्तुएं भी मिली हुई हैं। यह विज्ञान और काले जादू का एक विकृत मिश्रण लगता है और कुछ रेखाचित्र बेहद डरावने और भयावह हैं। जब वे सब कुछ देख रहे थे तभी अचानक एक बड़ी मक्खी जेकब के चेहरे पर काट लेती है। गुस्से में और सहमे हुए जेकब खुद को शांत करने के लिए कमरे से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद हॉकिंस कॉनी से संपर्क करता है और उससे पूछता है कि इस अजीब घर को किसने बनाया है, लेकिन अटारी से विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप के कारण उनका कनेक्शन अचानक फिर से कट जाता है। इस बीच जेकब और हॉकिंस के बीच तनाव है, क्योंकि जेकब अभी भी मेग को लेकर दुखी है। वह हॉकिंस से डेटिंग करने से पहले उसकी प्रेमिका थी। इससे तीनों के बीच एक अजीब माहौल बन जाता है। जब वे सोने की तैयारी करते हैं तो हॉकिंस सुझाव देता है कि सुरक्षा के लिए वे सभी एक ही कमरे में साथ रहें, लेकिन मेग मना कर देती है क्योंकि उसे अपनी जगह चाहिए। उस रात जेकब को बहुत बीमार महसूस होने लगता है। शायद उसे पहले किसी कीड़े ने काट लिया था, उसी वजह से उसकी नींद उड़ी है। किसी को भी ठीक से नींद नहीं आ रही है। मेग हॉकिंस से कहती है कि उसे इस जगह पर कुछ बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है। हालांकि उसने पहले भी जंगल में कई रातें अकेले बिताई हैं, लेकिन ये केबिन उसे अलग और डरावना लग रहा है। उनकी बातचीत से वे एक दूसरे के करीब आते हैं और उनके बीच नए सिरे से घनिष्ठता के संकेत मिलते हैं। इसी बीच हमें अटारी से एक सीढ़ी नीचे उतरती हुई दिखाई देती है, जिससे माहौल और भी रहस्यमय हो जाता है। जेकब की हालत बिगड़ती जा रही है और ऐसा लग रहा है जैसे वह पूरी तरह से अपने होश में नहीं है। अचानक उन्हें बाहर एक आवाज सुनाई देती है। जल्दी से अपने कपड़े और हथियार लेकर वे बाहर भागते हैं और एक महिला से आमने सामने होते हैं जिसके हाथ में शॉटगन है। वह लिंडा निकली, डॉक्टर कोल पार्सन की पत्नी, जो अपने लापता पति की तलाश में आई है। हॉकिंस जल्दी से समझाती है कि वे पुलिस हैं और कोल का शव नदी के किनारे मिला है। लिंडा ये समझकर कि वे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, अपनी बंदूक नीचे कर लेती है। वे सब बैठकर बात करने लगते हैं। हॉकिंस लिंडा से पूछती है कि उसे ये सुनसान केबिन कैसे मिला। वह बताती है कि उसे एक निजी एजेंसी से जानकारी मिली थी और वह कल कोल को ढूंढने आई थी। बातचीत के दौरान मेग नीचे चली जाती है। केबिन की बिजली बहाल करने की उम्मीद में मेग बेसमेंट में जाती है। वहां दर्शकों को एक छोटी लड़की की धुंधली परछाई दिखाई देती है जो उसका पीछा कर रही होती है। जब मेग पीछे मुड़ती है तो उसे एक गुड़िया मिलती है और वह उसकी अहमियत समझते हुए उसे अपने पास रख लेती है। इसी बीच हॉकिंस देखता है कि जेकब कमरे से गायब है और उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है। वह ऊपर देखता है और अटारी से अजीब सी हलचल सुनाई देती है। तीनों दौड़कर ऊपर जाते हैं और जेकब को उस अजीब मशीन के अंदर फंसा हुआ पाते हैं जिसका उन्हें पहले शक था। वे उसे जल्दी से बाहर निकालते हैं, लेकिन वह साफ तौर पर पहले जैसा नहीं है, स्तब्ध और बेसुध सा व्यवहार कर रहा है। इस तनावपूर्ण क्षण में लिंडा को भी अटारी से अपनी लापता बेटी की आवाज सुनाई देती है जो उसे पुकार रही होती है, जिससे रहस्य में एक दर्दनाक भावनात्मक परत जुड़ जाती है। जेकब को मशीन से बाहर निकालने के बाद हॉकिंस और बाकी लोग उससे पूछताछ करते हैं, पूछते हैं कि मशीन कैसे चालू हुई और वह अटारी में क्या कर रहा था। जेकब उलझन में और कमजोर दिखते हुए कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। इसी बीच लिंडा उस अजीब मशीन के सामने खड़ी है। साफ तौर पर सहमी हुई मेग उसके पास आती है और पूछती है कि यह उपकरण आखिर क्या है। लिंडा बताती है कि यह एक कण कोलाइडर पार्टिकल कोलाइडर है जिसे एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। उन्हें चेतावनी दी जाती है कि यह बेहद खतरनाक है और इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हॉकिंस फिर लिंडा को उस कमरे में ले जाता है जो काले रेखा चित्रों और डरावने प्रतीकों से भरा है। डरी हुई लिंडा कहती है कि वह 10 साल तक कोल के साथ रही, लेकिन उसे यकीन है कि यह विकृत काम उसका नहीं है। उसे लगता है कि किसी बुरी शक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया है। इसी बीच हॉकिंस को पासवर्ड लॉक वाला एक लैपटॉप मिलता है। वह लिंडा से इसे अनलॉक करने में मदद करने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती वे कोल पार्सन्स को खुद बाहर खड़ा देखते हैं, जो जीवित और देखने में सामान्य लग रहा है। वे सदमे में बाहर भागते हैं, यह महसूस करते हुए कि यह कोई भ्रम नहीं है। गुस्से और धोखे से भरी लिंडा कोल के चेहरे पर एक थप्पड़ मारती है। वह चुपचाप इसे स्वीकार करता है, ये कहते हुए कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह उसी का हकदार है। अंदर वापस आकर वे बात करने बैठते हैं।
हॉकिंस कोल के बारे में और उसके साथ क्या हुआ इसके बारे में जवाब मांगता है, ये बताते हुए कि उन्हें एक शव मिला था और उन्हें लगा था कि कोल मर गया है। कोल केवल हंसता है और कोई सीधा जवाब देने से बचता है, खासकर मशीन या अपने प्रयोगों के बारे में। इस बीच पुलिस स्टेशन में कॉनी हॉकिंस से संपर्क करने की कोशिश करती रहती है। उसे कुछ चौंकाने वाली बात नजर आती है। जिस ततैया को उन्होंने पहले मृत पाया था वह न केवल वापस आ गई है जीवन में, बल्कि अब दोगुना हो गई है। ये सुराग कोल की अजीब मशीन से संबंध की ओर इशारा करता है। उसी समय हम देखते हैं कि जेकब की हालत बिगड़ती जा रही है। उसका शरीर भयानक रूप से बदलने लगता है। उसके असली नाखूनों के ऊपर नए नाखून उगने लगते हैं, अतिरिक्त दांत बनने लगते हैं और यहाँ तक कि हड्डियां भी परतदार हो जाती हैं। वह तेजी से रूपांतरित हो रहा है, जो स्पष्ट रूप से मशीन के संपर्क में आने का परिणाम है। हॉकिंस कोल से लगातार पूछताछ करता रहता है, लेकिन कोल कोई ठोस जवाब देने से इनकार कर देता है। यहाँ तक कि जब लिंडा उससे सीधे पूछती है कि वह क्यों गायब हो गया, तो वह केवल अस्पष्ट और भ्रामक जवाब देता है। इस बीच हम देखते हैं कि जेकब कोल के आदेशों का पालन करता हुआ प्रतीत होता है, मानो वह किसी तरह के मानसिक नियंत्रण में हो। बाद में जब लिंडा जेकब को देखने जाती है तो वह उसके शरीर में हुए भयानक परिवर्तन को देखकर भयभीत हो जाती है। वह हॉकिंस और मेग को बताने के लिए दौड़ती है। जेकब के इस भयावह परिवर्तन को देखकर वे सभी घबरा जाते हैं और तुरंत वहां से निकलने का फैसला करते हैं। लेकिन जब वे बाहर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस नाव से वे आए थे वह गायब है। हॉकिंस को कोल पर और भी ज्यादा शक होने लगता है। जब कोल कुछ रहस्यमय और परेशान करने वाली टिप्पणियां करता है तो हॉकिंस अपना आपा खो बैठता है। वह उसे घूंसा मारता है। कोल उसे जमीन पर गिरा देता है और फिर आगे के खतरे को रोकने के लिए उसे हथकड़ी लगा देता है। लिंडा सुझाव देती है कि उन्हें पास के एक शिविर की जांच करनी चाहिए, ये सोचकर कि शायद वहां से निकलने का कोई और रास्ता या मदद मिल जाए। हॉकिंस और मेग सहमत हो जाते हैं और शिविर की ओर चल पड़ते हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें बहुत सारा उपकरण और सामान मिलता है, लेकिन अंदर उन्हें कई सड़ी गली क्षत विक्षत लाशें भी मिलती हैं। सदमे और भय से वे जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। बाहर मेग तनाव और भयानक दृश्य के कारण उल्टी कर देती है। हॉकिंस उसे सांत्वना देने के लिए उसके पास रहता है और इस नाजुक क्षण में मेग बताती है कि वह गर्भवती है। केबिन में वापस आकर लिंडा कोल के साथ अकेली रह जाती है। वह सच्चाई को समझने लगती है और महसूस करती है कि कोल कई गहरे राज छिपा रहा है। वह कोल के उपनाम तिंकरबेल का उपयोग करके उसका लैपटॉप अनलॉक करने में कामयाब हो जाती है, जिस नाम से कोल उसे पुकारता था। लैपटॉप पर उसे भयानक फुटेज मिलती है जिसमें दिखाया गया है कि कोल मशीन का उपयोग करके कई लोगों पर प्रयोग कर रहा था। हर बार जब कोई उसमें प्रवेश करता था तो वे अपने अंदर कुछ बुराई को बढ़ते हुए लेकर बाहर आते थे, लगभग जैसे कोई शैतानी शक्ति उन पर हावी हो रही हो। ये भी पता चला है कि कोल खुद मशीन में गया था। शुरुआत में उन्हें जो मूल क्षत विक्षत शरीर मिला था वह असल में असली कोल का शव था। अब उनके सामने खड़ा कोल उस मशीन से पैदा हुआ एक भयानक रूप है। एक चौंकाने वाले मोड़ में ये पता चलता है कि उसने अपने खौफनाक प्रयोगों के तहत अपनी बेटी की भी बलि दी थी। इस समय कोल लिंडा को दखलंदाजी करने से रोकने के लिए उसे एक कमरे में बंद कर देता है। जब हॉकिंस और मेग लौटते हैं तो कोल गायब मिलता है। हॉकिंस मेग को बाहर इंतजार करने के लिए कहता है और अपनी बंदूक तैयार रखते हुए सावधानी से घर में प्रवेश करता है। अंदर वह जेकब के शरीर को अंदर से फटते हुए पाता है। अचानक जेकब के अवशेषों से एक भयानक विकृत प्राणी निकलता है और हॉकिंस पर हमला करता है। वह जान बचाने के लिए जी जान से लड़ता है। ठीक समय पर मेग बंदूक लेकर अंदर आती है और उस प्राणी को गोली मार देती है, जिससे वह मर जाता है। इस भयावह दृश्य को देखकर हॉकिंस को एहसास होता है कि इस बुरे सपने को रोकने के लिए उन्हें मशीन को नष्ट करना होगा। वह मेग को सुरक्षा के लिए बाहर भेज देता है और पेट्रोल और कामचलाऊ विस्फोटकों का उपयोग करके मशीन को उड़ाने की तैयारी शुरू कर देता है। इस बीच लिंडा कुल्हाड़ी लिए कमरे से भाग जाती है। वह खुद कोल को मारना चाहती है, लेकिन जब वह तहखाने में पहुंचती है तो उसे मशीन के अंदर अपनी बेटी का एक दृश्य दिखाई देता है। भावुक होकर लिंडा अपना आपा खो बैठता है और मशीन में कदम रख देती है, जिससे वह उसकी दुष्ट शक्ति का एक और शिकार बन जाती है। बाहर कोल के प्रयोगों के पूर्व शिकार रूपांतरित मनुष्य जंगल से निकलने लगते हैं और धीरे धीरे घर की ओर बढ़ने लगते हैं। मेग डटी रहती है और जितना हो सके उतने लोगों पर गोलियां चलाती है, लेकिन वे भारी संख्या में आते रहते हैं। तहखाने में हॉकिंस को पेट्रोल मिलता है और वह उसे अटारी में ले जाता है जहाँ कोल उसका इंतजार कर रहा होता है। तब तक लिंडा पूरी तरह से रूपांतरित हो चुकी होती है और मेग को दिल टूट जाने पर उसे गोली मारकर मारना पड़ता है। अटारी में हॉकिंस और रूपांतरित कोल के बीच एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। कोल हॉकिंस की 2 उंगलियां काट देता है, लेकिन हॉकिंस किसी तरह एक धातु की छड़ पकड़ लेता है और उससे कोल का सिर फोड़ देता है। मौके का फायदा उठाकर हॉकिंस अटारी में आग लगा देता है। जैसे ही आग तेजी से फैलती है हॉकिंस मेग को भागने के लिए चिल्लाता है। मेग भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन कोल हॉकिंस को पकड़ लेता है और उसे जाने से रोक देता है। एक भीषण विस्फोट से घर में सब कुछ नष्ट हो जाता है। विस्फोट में हॉकिंस की मृत्यु हो जाती है
वह आतंक को समाप्त करने के लिए स्वयं को बलिदान कर देता है। मेग अकेली और बुरी तरह सदमे में रह जाती है। अंतिम क्षणों में हमें उत्परिवर्तित जीवों की एक भयावह झलक देखने को मिलती है। उस पर हमला करते हुए ये संकेत मिलता है कि उसका बुरा सपना अभी खत्म नहीं हुआ है और अब कहानी 8 महीने आगे बढ़ जाती है। हम मेग को घर पर देखते हैं और वह गर्भवती है। कॉनी हॉकिंस का कुछ सामान उसे लौटाने आती है। कॉनी के जाने के बाद मेग उन वस्तुओं को जला देती है और फिर हम मेग का पूरी तरह से सड़ा हुआ शरीर एक पेड़ के नीचे पड़ा देखते हैं। इसका मतलब है कि मेग अब वह नहीं रही जो पहले थी। अब वह कुछ और है या पूरी तरह से कोई और है। उसका अजन्मा बच्चा भी सामान्य नहीं होगा। यहीं पर फिल्म खत्म होती है। कहानी देखने के बाद कुछ सवाल मन में आते हैं। कोल की मशीन ने वास्तव में विज्ञान और काले जादू के संयोजन से बने एक दूसरे आयाम का द्वार खोल दिया था। जब कोई मशीन में प्रवेश करता था तो दूसरी दुनिया के जीव उनके शरीर में प्रवेश कर जाते थे और उनके भीतर जन्म लेते थे। ये जीव किसी प्रकार के राक्षस या कुछ और थे। इसका स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन उनका एकमात्र उद्देश्य मनुष्यों को नुकसान पहुंचाना और मारना था। मेग कभी मशीन के अंदर नहीं गई, तो उसके शरीर में ये बदलाव कैसे आया? दरअसल अगर कोई उत्परिवर्तित व्यक्ति किसी सामान्य इंसान को काटता है तो वायरस उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसे भी बदल देता है। अगर हॉकिंस बच भी जाता तो भी उसकी मौत हो जाती क्योंकि कोल ने उसे काट लिया था। अब मेग किस तरह का विनाश लाएगी, ये सब उसी पर निर्भर करता है।